हेलो। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स का क्लास 11th सेकेंड पार्ट। ऐसे इंडियन इकोनॉमी के बारे में सेकेंड पार्ट में बताया गया है। फर्स्ट पार्ट में है स्टैटिस्टिक्स के बारे में। तो स्टैटिस्टिक्स का टॉपिक हम लोग किसी और क्लास में कवर करेंगे। आज के क्लास में हम लोग सेकेंड पार्ट यानी फर्स्ट चैप्टर इकोनॉमिक्स क्लास 11th, उस चैप्टर में क्या है, स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था की दशा, यानी उसको बोलेंगे स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द इवनिंग ऑफ इंडिपेंडेंस। यानी जनरली 1947 उससे पहले जो हम लोग का इंडियन इकोनॉमी का कंडीशन था उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और डिस्कस हम लोग एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंस जो भी क्वेश्चन बनेगा वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। क्योंकि थ्योरी सेक्शन हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो इम्पोर्टेंस जो क्वेश्चन है 1947 से पहले इंडियन इकोनॉमी के बारे में, उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लोग का है उसी से रिलेटेड, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताएं थी। मेन फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑफ द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। ऑप्शन ए है अर्ध सामंती होना, ऑप्शन बी है गतिहीन होना, और सी ऑप्शन है अर्ध विकसित होना, और डी है उपयुक्त सभी। एक चीज़ हम यहाँ बता देना चाह रहे हैं कि जैसे हम लोग ये क्वेश्चन अभी करेंगे तो इसके साथ में यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो 4 ऑप्शन को हम लोग डिटेल में थोड़ा डिस्कस करके देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन सुइटेबल है, यानी सही है इसमें। और साथ ही साथ ये क्वेश्चन से, इस क्वेश्चन से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन और बनेगा, तो वो सबको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड यानी इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड 1947 से पहले उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए, मेरा प्रयास रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ए ऑप्शन में दिया है अर्ध सामंती होना। तो अर्ध सामंती होना इसका क्या मतलब है, सेमी फेडरलिज्म। तो अर्ध सामंती यानी सामंतवाद जो अर्थव्यवस्था था वो इंडिया का व्यवस्था नहीं था, अंग्रेजों के द्वारा इंडिया को एक थोपा गया व्यवस्था था। ठीक है, इसका जन्म इंडिया में नहीं हुआ, इसका जन्म ब्रिटेन से होके इंडिया में आया था। ठीक है, तो इसको बहुत हद तक लागू भी किया गया था, क्योंकि 200 साल तक अंग्रेजों की गुलामी में हम लोग रहे। इसीलिए 1947 से पहले अर्ध सामंती यानी हम लोग का जो अर्थव्यवस्था था वो सामंतवाद में चलता था। तो ये भी एक सही है, अर्ध सामंती होना। हम लोग का भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से पहले अर्ध सामंती था। ठीक है, दूसरा था गतिहीन होना, यानी इंडियन इकोनॉमी उस समय प्रोग्रेसिव नहीं था, उसमें कोई ध्यान भी नहीं दिया जाता था अंग्रेजों के द्वारा। क्योंकि एक कारण है कि अंग्रेज भारत पे शासन करने आए थे। क्यों? क्योंकि उनको अपना देश ब्रिटेन को विकसित बनाना था। वे विश्व के जितने भी देश पे कब्जा किए यानी शासन किए, उनका एक ही मकसद था, ब्रिटेन को विकसित बनाने के लिए अन्य देशों का जो प्राकृतिक संसाधन था या फिर उनका जो आर्थिक साधन, जो भी संसाधन था, उनका यूज ब्रिटेन को विकसित बनाने के लिए करते थे। और इसी उद्देश्य से उस पर अपना राजपाट
या फिर अपना नियम सारा चीज थोपते थे जबरदस्ती। ठीक है, तो ये है गतिहीन होना, यानी इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड उनको कोई ध्यान ही नहीं था, बस एक ही ध्यान था, ब्रिटेन को विकसित करना। ठीक है, इसीलिए ये गतिहीन ही था, यानी 2% के बराबर था। सी ऑप्शन है अर्ध विकसित होना। हम लोग अभी भी हम लोग का अर्थव्यवस्था विकसित नहीं है, ये अंडर डेवलपमेंट ही है, यानी इसको डेवलपिंग बोलेंगे। अर्ध विकसित से थोड़ा ज़्यादा डेवलपिंग है, विकासशील देश है हम लोग का अर्थव्यवस्था भी। तो उस समय क्या था, अर्ध विकसित, ये भी सही है, और गतिहीन होना ये भी सही है। तो ऑप्शन ए बी सी तीनों सही लग रहे हैं, लेकिन डी ऑप्शन में दिया है उपयुक्त सभी, यानी ऑल द एबव, यानी तीनों सही है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी ये सही हो जाएगा, सबसे सुटेबल। ठीक है, तो ये है हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन। 1947-48 में व्यापार संतुलन था। इन 1947-48 बैलेंस ऑफ ट्रेड वाज, तो इसमें एक वर्ड नया आया है, व्यापार संतुलन। वो क्या होता है, व्यापार संतुलन होता है किसी भी देश का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, यानी आयात और निर्यात। ठीक है, तो एक्सपोर्ट का मतलब होता है निर्यात। निर्यात किसको बोलेंगे, किसी एक देश से किसी दूसरे देश को कोई भी वस्तु बेचना, वह निर्यात कहलाता है। जैसे भारत के संदर्भ में देखेंगे, भारत और किसी दूसरे देश यानी चाइना को लेते हैं। भारत अगर चाइना को कोई माल बेच रहा है, यानी कोई सामान बेच रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सपोर्ट बोलेंगे। और अगर चाइना से हम लोग, यानी चाइना से भारत अगर कोई सामान खरीद रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, इंपोर्ट बोलेंगे। इंपोर्ट, इसको बोलते हैं आयात। तो 1947 में हम लोग का जो एक्सपोर्ट था, यानी निर्यात था, वो कितना था, 403 करोड़ का। उस समय का डाटा है, 403 करोड़ का निर्यात था। और हम लोग आयात कितना किए थे, यानी दूसरे देश से हम लोग कितना सामान का खरीदे थे, तो 389 करोड़, 389 करोड़ का। तो इसका बैलेंस अगर घटा देंगे तो हो जाएगा 14 करोड़। ध्यान में रखने वाली बात है, अगर किसी देश का एक्सपोर्ट ज़्यादा है, निर्यात ज़्यादा है इंपोर्ट से, तब वो बैलेंस में है, व्यापार संतुलन में है। अगर इंपोर्ट ज़्यादा है एक्सपोर्ट से, तब वो इनबैलेंस है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो उस समय हम लोग का एक्सपोर्ट ज़्यादा था, इंपोर्ट कम था, और इसीलिए हम लोग का 14 करोड़ का जो है व्यापार संतुलन में था। तो क्वेश्चन यही बोला है कि 1947-48 में व्यापार संतुलन था, कितना था, 14 करोड़। ऑप्शन नंबर डी। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये है हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, अंग्रेजों ने भारत में आकर किस अर्थव्यवस्था को जन्म दिया। Visitors gave birth to which type of economy in India, यानी अंग्रेज भारत में आए तो वो किस अर्थव्यवस्था को अस्तित्व में लाए। ऑप्शन ए है अर्ध सामंतवादी अर्थव्यवस्था, पिछड़ी अर्थव्यवस्था, सुस्त अर्थव्यवस्था और सामान्य अर्थव्यवस्था। ये ऑप्शन 4 ऑप्शन में दिया हुआ है, लेकिन एक चीज इसमें सभी ऑप्शन में कॉमन है, अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था किसे कहेंगे हम लोग, अर्थव्यवस्था हम लोग उसे कहते हैं एक सीमित एरिया में, एक सीमित दायरे में जिस व्यवस्था के तहत आर्थिक गतिविधि का संचालन किया जाता है। जैसे भारत देश के अंतर्गत एक सीमित दायरा है, उसका भी अपना सीमा है,
तो एक सीमा के अंदर जिस व्यवस्था के तहत आर्थिक गतिविधि का संचालन किया जाता है उसे हम लोग अर्थव्यवस्था बोलेंगे। जैसे वर्तमान समय में भारत का अर्थव्यवस्था पूंजीवादी यानी प्राइवेट सेक्टर वाला, और समाजवादी यानी पब्लिक सेक्टर वाला, और मिक्स यानी मिला हुआ मिश्रित अर्थव्यवस्था, ये 3 टाइप का अर्थव्यवस्था वर्तमान में अस्तित्व में है। तो 1947 से पहले अंग्रेज जब भारत आए थे उस समय अर्ध सामंतवादी अर्थव्यवस्था था। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अर्ध सामंतवादी, वैसा व्यवस्था जिसमें एक दूसरे के ऊपर, जैसे कहेंगे राजा के नीचे रहता है महामंत्री, फिर मंत्री, फिर अलग अलग एरिया के हेड रहते थे, इस टाइप का। उस समय पूरा यानी जो सत्ता होता था वो विभिन्न केंद्र में बटा हुआ था। तो उन्हीं विभिन्न केंद्रों में जो बटा हुआ सत्ता था उसका एक सुप्रीम लीडर भी होता था जिसको हम लोग राजा कह सकते हैं। तो उनका सारा व्यवस्था यानी ब्रिटेन में सारा व्यवस्था उसी टाइप का चलता था, और उसी व्यवस्था को वो लोग भारत में भी लागू करने आए थे। तो कुछ हद तक सफल भी हुए थे। तो उसको हम लोग कहते हैं अर्ध सामंतवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो ये भी सही है क्योंकि अंग्रेज जब भारत आए थे तो ब्रिटेन का जो अर्थव्यवस्था था सामंतवादी अर्थव्यवस्था, उसी को वो लोग लागू किए थे। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसमें देखेंगे पिछड़ी अर्थव्यवस्था, ये कोई अर्थव्यवस्था का टाइप नहीं है। ठीक है, सुस्त अर्थव्यवस्था ये भी कोई प्रकार नहीं है, सामान्य अर्थव्यवस्था ये कोई प्रकार नहीं है, ये सब एक स्थिति है। यानी सुस्त अर्थव्यवस्था यानी वैसा अर्थव्यवस्था जो सुस्त पड़ा हुआ है, सामान्य पिछड़ा, ये सब एक कंडीशन है, ये टाइप नहीं है। ठीक है, तो जब अंग्रेज भारत आए थे तब सामंतवादी अर्थव्यवस्था को ही वो लोग लागू किए थे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये है हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत की साक्षरता दर थी। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस द लिटरेसी रेट इन इंडिया वाज, उस समय यानी साक्षरता दर कितनी थी ये पूछा है। क्योंकि हम लोग को पता है कि स्वतंत्रता से पहले यानी स्वतंत्रता के बाद भी बोलेंगे तो हम लोग का जो शिक्षा व्यवस्था था उसका हालत बहुत ही दयनीय थी। यानी 1947 से पहले स्कूल कॉलेज यानी शैक्षणिक संस्थानों का अभाव था। साथ ही साथ उतना मूलभूत सुविधाएं भी नहीं थी कि शिक्षा ग्रहण किया जा सके। ग्रामीण महिलाएं, उन लोग का शिक्षा शैक्षिक व्यवस्था नहीं के बराबर थी। यानी मूलभूत सुविधा यानी खाने पीने के चीज़ों का भी अभाव था। तो शिक्षा तो उस समय बहुत दूर की बात थी। और सबको पता है कि भारत जो है वो गाँवों में बसता है। 80% करीब पॉपुलेशन उस समय गाँव में ही थी। ठीक है, तो उस समय जो साक्षरता दर थी वो करीब 17% के आसपास थी। यानी पढ़े लिखे जो भी थे वो शहर में, अधिकतर शहरों से ही पढ़े लिखे लोग होते थे, और गाँवों में चूँकि वैसा व्यवस्था था नहीं, इसीलिए उस समय गाँव यानी ग्रामीण क्षेत्रों में पढ़े लिखे लोग नहीं पाए जाते थे। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत की साक्षरता दर वो कितने परसेंट थी? 17% के करीब। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी में दिया है 80%। 80% तो अभी भी किसी राज्य में साक्षरता दर नहीं है, अभी भी नहीं है 80%। तो ये तो गलत हो जाएगा। 24% ये भी नहीं होगा, 75% ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो 17% के आसपास साक्षरता दर थी।
1947 के आसपास में, यानी 1947 के समय में। तो अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5। इसमें है भारत को स्वतंत्रता मिली, यानी इंडियन गॉट इंडिपेंडेंस ऑन, यानी भारत को आज़ादी कब मिली। तो ये तो एक बच्चा का भी जवानी याद है कि भारत कब आज़ाद हुआ था, 15 अगस्त 1947 को। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि 15 अगस्त को हम लोग इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, यानी स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, और 26 जनवरी को हम लोग मनाते हैं रिपब्लिक डे, यानी गणतंत्र दिवस। 26 जनवरी 1950 इसी दिन हम लोग का जो संविधान है वो लागू हुआ था। ठीक है, तो हम जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जैसे बोल रहे हैं अभी, ये सबको नोट करते जाना है। ठीक है, तो इसमें से क्वेश्चन बन भी सकता है क्या कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था, तो उसका आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये है हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। वर्ष 1951 में कुल श्रम शक्ति का कृषि पर निर्भरता थी, यानी इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो इन द ईयर 1951 द वर्किंग पॉपुलेशन वाज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर अबाउट 2, यानी एग्रीकल्चर पे कितने प्रतिशत, यानी वर्किंग पॉपुलेशन यानी कुल श्रम शक्ति का कितने प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर थे। ठीक है, तो ऑप्शन इसका ए में है 60%। इसका फैक्ट बता दे रहे हैं कि जितने भी लोग कृषि पर निर्भर थे, यानी कितने लोग थे, 70 से 75% के करीब करीब लोग निर्भर थे। लेकिन कृषि का राष्ट्रीय आय पे योगदान कितना था, 60% के बराबर था। यानी राष्ट्रीय आय में योगदान कृषि का कितना था, कृषि का योगदान 60% का था उस समय। कब, 1951 में। जबकि कृषि तो पता ही होगा, ये प्राइमरी यानी प्राइमरी सेक्टर में आता है, प्राथमिक क्षेत्र में आता है कृषि, और सेकेंडरी सेक्टर यानी द्वितीयक क्षेत्र में कल कारखाने ये सब आते हैं, और तृतीयक क्षेत्र उसमें आते हैं बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सब डिफरेंट चीज़ आते हैं। ठीक है, तो 80% ये भी नहीं होगा, 75% ये भी नहीं होगा। 75% हो सकता है क्योंकि ऑप्शन बी में 70 से 75% दिया हुआ है। ठीक है, तो ये ज़्यादा सुइटेबल है, यानी फ्लेक्सिबल है, और 75% तो एग्जैक्ट है। ठीक है, यानी ऑप्शन बी ज़्यादा सुइटेबल लग रहा है। तो 1991 में 70 से 75% लोग कृषि पर निर्भर थे। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। तो ये है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, देश की स्वाधीनता के समय कृषकों का शोषण किया जा रहा था, यानी किसान का शोषण किसके द्वारा किया जा रहा था देश की स्वतंत्रता के समय। ऑप्शन ए है जनता द्वारा, किसान ही तो जनता है, तो जनता का जनता द्वारा कैसे शोषण होगा, ये तो नहीं होगा, ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी है स्टूडेंट द्वारा, तो स्टूडेंट किसी का शोषण नहीं करता है। ठीक है, सी ऑप्शन है व्यापारियों द्वारा, व्यापारी द्वारा किसान का शोषण किया जाता है, ये भी सही बात है, अभी भी किया जाता है, ये भी सही बात है। ऑप्शन डी है जमींदारों द्वारा, लेकिन व्यापारी जितना शोषण करते हैं उससे कहीं ज़्यादा जमींदार उस समय शोषण करते थे। ठीक है, तो हम लोग का सबसे सटीक आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो हम लोग अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, भारत में प्रथम आधिकारिक जनगणना हुई थी, यानी प्रथम आधिकारिक जनगणना कब हुई थी, ये हुआ था हम लोग का ब्रिटिश काल में, यानी 1991
1951 ये तो नहीं होगा क्योंकि इससे पहले हम लोग स्वतंत्र हो चुके थे, इससे पहले ही जनगणना हुआ था। 1947 ये भी नहीं होगा। 1981, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। यानी 1981 में पहली बार, ठीक है, फर्स्ट यानी पहली बार हम लोग का जनगणना हुआ था और 1921 में दूसरी बार हुआ था, इसको भी ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और वर्तमान समय में हर एक 10 साल में जनगणना होती है, यानी इस बार 2021 में होने का था लेकिन कोरोना के चलते नहीं हो पाया, ठीक है। तो ये 24 या 25 में जनगणना फिर से होगा। तो हर एक 10 साल में अभी जनगणना हो रहा है, लेकिन उस समय कभी कभी 30-30, 40 साल का अंतराल में होता था। यानी 1881 में पहली बार हुआ था, इसको हम लोग प्रथम चरण की जनगणना भी कह सकते हैं। और दूसरी बार कब हुआ था? 1921 में, ठीक है। तो अब देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन। तो ये है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 9। भारत में रेलवे प्रारंभ हुआ था। रेलवे वेर स्टार्टेड इन इंडिया इन, ए ऑप्शन है 1853, ऑप्शन बी है 1881, ऑप्शन सी है 1869 और ऑप्शन डी है 1901। कोशिश करिए इसका कौन सा आंसर सही होगा। तो हम लोग देखते हैं इसी से रिलेटेड 1-2 फैक्ट। तो भारत में सबसे पहले रेलवे चला था कहाँ से? मुंबई से, यानी अब का मुंबई बोलेंगे, उस समय का बॉम्बे। मुंबई से ठाणे के बीच में, ठाणे ये स्टेशन है, ठीक है। कितने किलोमीटर चला था? 34 किलोमीटर। कितने यात्री थे? 400 यात्री थे। और कितने डब्बा था? 14 डब्बा। मुंबई से ठाणे के बीच में 34 किलोमीटर का दूरी पहला ट्रेन तय किया था। तो कब? 16 अप्रैल 1853, 16 अप्रैल 1853 को पहला रेलवे हम लोग का भारत में चला था। मुंबई से ठाणे के बीच में 34 किलोमीटर का सफर तय किया था, 400 यात्री को लेके, और साथ में थे 14 डब्बे, ठीक है। तो ये भारत का प्रथम रेलवे से संबंधित कुछ क्वेश्चन था। तो अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 10। क्या है? देश की स्वाधीनता के समय कृषि की स्थिति थी, यानी द कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस वाज, यानी जब स्वतंत्रता प्राप्त हुआ था, यानी 1947 में कृषि की स्थिति बहुत अच्छी थी, ये तो नहीं होगा क्योंकि उस समय हम लोग अंग्रेजों की गुलामी से जस्ट मुक्ति मिला था हम लोग को। यानी अंग्रेज जो है भारतीय अर्थव्यवस्था को सुधार हेतु कोई काम नहीं करते थे। वो बस यहाँ से कच्चे सामग्री को, रॉ मटेरियल को बाहर ले जाते थे, और बाहर से, बाहर कहाँ? अपना देश ब्रिटेन, और ब्रिटेन ले जाके वहाँ से कोई सामान यानी फिनिश्ड गुड्स बना के फिर वापस इंडिया में लाते थे, और उसी को हम लोग को फिर से ऊंचे दामों में बेच देते थे। तो ऐसा में यहाँ का अर्थव्यवस्था पे तो ध्यान कैसे रहेगा? उन लोग का एक ही ध्यान था, ब्रिटेन को विकसित करना है, ठीक है। तो उस समय हम लोग का अर्थव्यवस्था भी खराब था। साथ ही साथ अर्थव्यवस्था में यानी राष्ट्रीय आय में कृषि का जो योगदान था वो करीब करीब 60% के आसपास था। तो कृषि की स्थिति भी उस समय बहुत अच्छी नहीं थी, यानी अच्छी स्थिति इसको हम लोग नहीं बोल सकते हैं, बहुत पिछड़ी स्थिति। ये ऑप्शन नंबर
बी ये हम लोग का सही होगा। खाद्यान्न की कमी भी थी, ठीक है, और बहुत अच्छी स्थिति, ये तो नहीं ही होगा, ठीक है। 1947 में भूखमरी, अकाल ये सब होता ही था, लेकिन इसमें सबसे सुटेबल जो है बहुत पिछड़ी स्थिति, यानी कृषि की स्थिति बहुत पिछड़ी थी। तो जाहिर सी बात है कृषि की स्थिति खराब होगा तो कृषक यानी जो फार्मर था वो सबका स्थिति भी तो खराब ही होगा, ठीक है। तो कृषक की स्थिति भी अच्छा नहीं था, वो सबका भी स्थिति खराब ही था। तो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 11। क्या कह रहा है, अविभाजित भारत के कितने प्रतिशत आबादी भारत के साथ रह गई। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यानी हम लोग का देश जब आज़ाद हुआ था 1947 में, उस समय हम लोग का देश का बंटवारा हुआ था धर्म के आधार पे। मुस्लिम के लिए अलग देश का निर्माण हुआ था पाकिस्तान, और गैर मुस्लिम धर्म जैसे हिंदू हो गया, क्रिश्चियन हो गया, सिख हो गया, जैन हो गया, बौद्ध हो गया, इस टाइप ये जितने भी धर्म थे वो उनके मानने वाले के लिए भारत तय हुआ था, ठीक है। तो उस समय 1947 में एक बना था इंडिया और एक बना था पाकिस्तान। ये हम लोग का बंटवारा हुआ था उस समय धर्म के आधार पे। पाकिस्तान को मुस्लिम धर्म के आधार पे मिला था और इंडिया को गैर मुस्लिम यानी हिंदू, सिख जो भी है, मुस्लिम के अलावे जो भी धर्म मानने वाले हैं उनके लिए इंडिया, ठीक है। तो इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ है कि उस समय जो बंटवारा हुआ था उस समय 72% जमीन इंडिया के पास था और 28% जो जमीन था टोटल, मतलब अविभाजित भारत का 72% जमीन वो इंडिया के पास था और पाकिस्तान को कितना मिला था 28%। और उस समय करीब करीब मुस्लिम धर्म को मानने वाले भारत में 20% के करीब करीब लोग थे, ठीक है। तो जब अलग अलग घर का बंटवारा हो गया था यानी देश का बंटवारा हो गया था, उस समय पाकिस्तान में भी कुछ हिंदू रहते थे और भारत में भी कुछ मुसलमान रहते थे। तो जिनको इच्छा हुआ कि नहीं, यहाँ के मुसलमानों को इच्छा हुआ तो वो लोग पाकिस्तान भी कुछ चल गए थे, पाकिस्तान का कुछ हिंदू वो भी हम लोग का भारत आ गए थे। तो इस टाइप से उस समय विभाजन हुआ था। लेकिन फाइनली इंडिया के पास 72% ज़मीन तो था ही, ठीक है। पाकिस्तान के पास 82% ज़मीन था, भूमि था। लेकिन पॉपुलेशन में देखा जाए तो भारत के पास टोटल पॉपुलेशन का 82% पॉपुलेशन भारत के साथ गया और यानी 18% पॉपुलेशन पाकिस्तान के साथ में गया। 28% जमीन मिला पाकिस्तान को, लेकिन 18% पॉपुलेशन वो अपने पास रखा, ठीक है। भारत को 72% जमीन मिला लेकिन वो अपने साथ 82% यानी 82% आबादी को अपने पास रखा, ठीक है। ये पाकिस्तान 1971 में 1971 में 2 पार्ट में बट गया था। एक पार्ट बना था बांग्लादेश और दूसरा बना था अभी का जो पाकिस्तान है। ये बांग्लादेश जो है ये क्या, ये पूर्वी पाकिस्तान का भी होता था और अभी का पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान होता था पहले। और एक चीज़ सोचने वाली बात है, ये जो अंग्रेज थे ना, जब भारत अंग्रेजों के हाथ से फिसलने लगा, उनको आज़ादी जब देनी ही पड़ी, तब वो लोग एक ऐसा चीज़ दे के गए, पाकिस्तान और भारत का बंटवारा करके गए। और बंटवारा भी ऐसा किया
किसी को अगर कोई घर भी देता है तो एक ही जगह देगा। भारत के बीच यानी भारत के पूर्वी छोर में देगा एक पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान, और भारत के पश्चिमी छोर पे देगा पश्चिमी पाकिस्तान। अंग्रेज कभी भी नहीं चाहे कि ये लोग आपस में मिल के रहे, और लड़वाने के लिए ही वो लोग बंटवारा इस टाइप के किए थे। ठीक है, खैर जो भी है, पाकिस्तान तो टूट गया, यानी जो पूर्वी पाकिस्तान था वो 1971 में बांग्लादेश बन गया, और अभी का जो पाकिस्तान है वो पश्चिमी पाकिस्तान का भी हुआ करता था। ठीक है, तो अभी का पाकिस्तान इसमें से 24% है, 28% में से 24%, और बांग्लादेश 4% भूमि पे बसा हुआ है। ठीक है, ओके, तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 12, कृषि क्रियाएं किस क्षेत्र से संबंधित हैं? ऑप्शन ए है प्राथमिक, बी में है द्वितीयक, सी में है तृतीयक, और डी में है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे जान लेना जरूरी है कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन से क्रियाएं आती है, द्वितीयक में कौन कौन सी आती है, और तृतीयक में कौन कौन सी आती है। तो प्राथमिक क्षेत्र में कृषि क्रियाएं आती हैं, साथ में मछली पालन और भेड़ पालन, इस टाइप का कृषि से रिलेटेड जो भी कार्य वो किस में आएगी? प्राथमिक कार्य। कृषि से रिलेटेड मछली पालन, भेड़ पालन, दूध उत्पादन, ये सब कृषि में ही आता है। ठीक है, द्वितीयक में क्षेत्र में क्या आता है, यानी सेकेंडरी सेक्टर, सेकेंडरी में आता है प्रोडक्शन से रिलेटेड, जैसे कोई भी वस्तु का निर्माण करना है, जैसे कपड़ा उद्योग हो गया, या फिर स्टील उत्पादन वगैरह वगैरह। ठीक है, जैसे खनन जो होता है कोयला या फिर कोई भी पेट्रोलियम का, ये सब किस में आएगा? सेकेंडरी में आता है। ठीक है, और सी में आएगा तृतीयक, यानी उसमें सर्विस सेक्टर आता है। सर्विस सेक्टर इंश्योरेंस, बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, इस टाइप का, यानी पोस्टल सर्विस, इस टाइप का, ये तृतीय क्षेत्र में आता है। तो क्वेश्चन हम लोग को क्या पूछा था? कृषि क्रियाएं किस क्षेत्र से संबंधित है? तो कृषि क्रियाएं किस क्षेत्र से संबंधित है? ये प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 13 है, स्वेज नहर को परिवहन के लिए खोला गया था। स्वेज नहर नाम सुने होंगे, स्वेज नहर के बारे में। ऑप्शन ए है 1850, ऑप्शन बी है 1853, ऑप्शन सी है 1869, और ऑप्शन डी है 1901। कब खोला गया था इसको? तो स्वेज नहर से रिलेटेड कुछ फैक्ट जान लेते हैं। स्वेज नहर कहाँ है? स्वेज नहर मिस्र में है। कहाँ है जी? मिस्र में। स्वेज नहर कहाँ पे है? मिस्र में है। इसकी लंबाई कितनी है? 193.3 किलोमीटर इसकी लंबाई है। 1858 में एक कंपनी के निर्माण किया गया था, यूनिवर्सल स्वेज शिप कैनाल। इस कंपनी का निर्माण किया गया था। ठीक है, जिसको जिम्मेवारी दिया गया था किसको बनाने में? स्वेज नहर को बनाने में उसको जिम्मेवारी तय किया गया था। ठीक है, तो बन के तैयार हुआ 1869, यानी कब? 17 नवंबर। कब? 17 नवंबर 1869 को वो बन के तैयार हुआ, यानी परिवहन के लिए उसको खोल दिया गया था। ठीक है, तो वो जो कंपनी था यूनिवर्सल स्वेज शिप कैनाल, ठीक है, ये जो कंपनी था इसमें अधिकतर किसके शेयर थे? ब्रिटेन, अंग्रेज के। ब्रिटेन और फ्रांस
ये सब का अधिकतर शेयर थे, यानी वहाँ भी उन लोग को कमाई का मौका नहीं छोड़ना था। तो कंपनी का कंसेप्ट क्या होता है पता है आप लोग को, ठीक है। तो 1956 में मिस्र का जो राष्ट्रपति था वो ब्रिटेन और फ्रांस का खेल को ख़त्म कर दिया। कैसे कि 1956 में सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया, यानी देश का संपत्ति उसको घोषित कर दिया, ठीक है। इससे सुएज नहर के रास्ते आने जाने वाले जहाज में जो भी शुल्क चार्ज लिया जाता था वो मिस्र के देश के खाते में चला जाता। तो ये ब्रिटेन और फ्रांस को नागवार गुजरा था, ठीक है। तो वो लोग पूरा अपना साजो सामान सैनिक के साथ में मिस्र पे अटैक कर दिया। लेकिन संयुक्त राष्ट्र और अमेरिका के हस्तक्षेप के बाद वो ब्रिटेन और फ्रांस और साथ में इजराइल ये सब अपना सैनिक को वापस बुला लिया था, ठीक है। तो सुएज नहर यातायात के लिए कब खोला गया था? 17 नवंबर 1869 को। इसकी लंबाई कितना है? 193.3 किलोमीटर। कहाँ पे है? मिस्र में, ठीक है। सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1956 को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, ब्रिटिश समय के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था थी। ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड इंडियन इकोनॉमी वाज। ए है बैकवर्ड, बी में है सेमी फेडरल इकोनॉमी और सी है बोथ ए एंड बी, ठीक है। और डी में है नन द अबव, यानी कोई भी नहीं। तो ब्रिटिश शासन काल में हम लोग का जो अर्थव्यवस्था था वो बहुत ही खराब था। इसको हम लोग की स्थिति से भी समझ सकते थे। अगर ब्रिटिश यानी अंग्रेज सही में शुभचिंतक थे भारत का, तो यहाँ पे जूट का उत्पादन होता था, यानी कच्चा जूट, रेशम का उत्पादन होता था। क्योंकि कृषि प्रधान देश था भारत, रेशम का उत्पादन होता था, ठीक है। ये सब को ले जाके, यानी कहाँ ले जाके? ब्रिटेन ले जाके, वहाँ ले जाकर के कपड़ा बनाते थे, यानी कपड़ा पहनने वाला, उसको बना के फिर ला के भारत में ही बेचते थे, वो भी बहुत कई गुने दाम पे, ठीक है। तो अगर भारत का इस अर्थव्यवस्था को सुधारने का उन लोग का अगर मन था सही में, तो यहाँ कच्चा माल था, यहाँ पे लेबर था, सब चीज़ अच्छा था। सिर्फ मशीनें नहीं थी, या फिर कहेंगे कि यहाँ पे वैसा साधन नहीं था उगाने का, मशीनरी नहीं थी वैसा। रॉ मटेरियल तो ऑलरेडी था ही, लेबर भी था, लेकिन सिस्टम नहीं था। तो ये सिस्टम अगर ब्रिटिश अंग्रेज अगर दे देते तो यही हो सकता था, लेकिन यहाँ वैसा नहीं करते थे। ये लोग ले जाते थे ब्रिटेन और वहाँ पे अपना फैक्ट्री लगा के वहाँ से बना के तैयार माल को यहाँ लाते थे और बेचते थे। तो ये अपना ब्रिटेन को विकसित बनाने के लिए ऐसा करते थे और भारत को एक टूल के रूप में इसका यूज करते थे, ठीक है। इसी कारण से भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत ही पिछड़ी थी। ये सही बात है कि अंग्रेजों ने भारत में रेल की शुरुआत की, सड़क रोड नेटवर्क अच्छी स्थिति में लाने का प्रयास किया, लेकिन वे रोड और रेल वहीं बनाते थे, नेटवर्क वहीं बनाते थे जहां उन लोगों को बिजनेस यानी व्यापार करने में सुविधा हो, कहीं दूसरे तीसरे जगह में नहीं बनाते थे, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है, पिछड़ा था, ये भी सही बात है। और अर्ध सामंती होना, ये सामंतवाद जो कंसेप्ट है ये ब्रिटेन का ही है, ठीक
ठीक है, तो वो लोग यहाँ आए थे अपना सामंतवाद को लेके यहाँ शासन करने के लिए, तो ऑप्शन बी भी सही है। तो सी ऑप्शन में ऑप्शन ए और बी दोनों को बताया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है।